हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, मैं बता दूं, रोज़ शाम को शार्प 7:15 मेरी न्यू वीडियो आती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि शार्प 7:15 PM हमारी मुलाकात हो। और किसी भी तरह की कोई भी फीडबैक सुझाव ज़रूर दें, हाउ वी कैन इम्प्रूव फॉर यू। और कमेंट्स में बिंदास होकर क्वेश्चंस पूछें क्योंकि मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 6 पे। दैट वाज ए होमवर्क क्वेश्चन। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर आज़ादी के बाद किस वर्ष में स्टेट्स पुनर्गठन हुआ था। एंड आंसर्स मैंने कमेंट्स में ज़रूर चेक किए किस किस के सही थे। सी वॉज द आंसर, 1956, 1956 में। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहली बनी थी 1953 में। और हाउएवर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड इन द ईयर 1956। फिर बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे ये स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन स्टार्ट हुआ भाषा के आधार पे। पहली स्टेट कौन सी बनी, याद रखेंगे, अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश। कहाँ से बनी, तमिलनाडु से। और ये कौन सी स्टेट थी भाषा बोलने वाली, तेलुगु, तमिल बोलने वाली, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, क्या है भारत, ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स, बी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, सी कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, डी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूपीपीसीएस 2008। और आपको आंसर बिना ऑप्शंस के पता है, दैट इज डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही इसकी परिभाषा है। और यहां पे दिया है एक्सप्लेनेशन में, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, भारत की टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा, स्टेट्स, नंबर 2 यूटीज, 3 सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। मतलब कोई भी ऐसी टेरिटरी जो भारत एक्वायर कर ले, किसी को शामिल कर ले, जैसे सिक्किम ऐड हुआ। द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स हैज बीन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहली सूची में, पहले शेड्यूल में नाम और टेरिटरीज का जो स्टेट्स है वो सारा कुछ मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कौन सा इसमें से सही नहीं है इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ए, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट कानून के द्वारा एक नया स्टेट बना सकता है। बी, सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऐसा लॉ है उसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट, किस में, पहले शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। सी है, सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इस लॉ को ये माना जाए कि दिस इज डीम टू, इसके पास वो पावर है, टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद नंबर 368, उसके तहत ये माना जाएगा कि इस लॉ के पास वो अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सके ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पज जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स। डी, no bill for enacting such law shall be introduced in the parliament unless it has been referred to legislature of the states whose areas, boundaries or name is affected। कोई भी बिल for enacting such law, ऐसे लॉ को लागू करवाने के लिए, shall be introduced, कोई भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए, unless it has been referred to the legislature of state, जब तक ये स्टेट के लेजिस्लेचर का उनसे रेफर ना किया जाए। whose areas और boundaries name is affected, मतलब जिसकी बाउंड्रीज नेम चेंज होने वाला है उस स्टेट को रेफर किया जाए। उसको बिना रेफर किए कोई भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ना हो। क्या ये आंसर है? यूपीपीसीएस 2011, आंसर इज सी। सी क्या थी ऑप्शन, फिर से देख लीजिए, ये थी ऑप्शन सी, सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। पार्लियामेंट में बाय लॉ विद अ सिंपल मेजॉरिटी form a new state and no special procedure as in case of the amendment to the constitution is required। पार्लियामेंट लॉ के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के साथ नई स्टेट बना सकती है और कोई भी स्पेशल प्रोसीजर इस केस में अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 4 क्लोज 2 सब क्लोज 2 उसका जो है, सच लॉ शैल नॉट बी डीम टू बी एन
अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इस आर्टिकल के तहत जो 4(2) में दिया है कि ऐसा कोई भी लॉ शेल नॉट बी, उसमें लिखा है शेल बी डीम्ड, कि उसको ऐसा माना जाए कि ये इस पर्पस के लिए है कि जो आर्टिकल 368 में दिया है। जबकि आर्टिकल 4(2) ये कहता है कि सच लॉ शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसा कोई लॉ उसको इतनी पावर ना हो टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। इसीलिए आंसर सी इज द रॉन्ग वन। आई होप आई एम क्लियर। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर डालें, किसी भी प्रकार की एग्जाम्पल, क्लैरिटी, कुछ भी और चाहिए, आई विल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। कोई भी ऐसा बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग नई स्टेट बनाने के लिए मस्ट बी पास्ड बाय, किस तरह से पास होना चाहिए? कोई भी बिल कोई भी नई स्टेट बनाने के लिए भारत में किस तरह से पास होना चाहिए? ऑप्शन ए, अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स। सिंपल मेजोरिटी मिले पार्लियामेंट में और मंजूरी मिले कि कितने से कम 2/3 स्टेट से, 2/3 ऑफ द स्टेट्स। बी, अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट में। सी, अ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स। मतलब 2/3 वाली मेजोरिटी चाहिए, जैसे फर्स्ट में थी सिंपल मेजोरिटी, बाकी सारी ऑप्शन सेम, और स्टेट्स की कम से कम 2/3 मेजोरिटी मंजूरी। डी, नन ऑफ द अबव, यूपी पीसीएस 2016 एंड बी इज द आंसर। ये देखिए सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि देखिए पहले एक्सप्लेन किया था आपको इससे पिछले क्वेश्चन में कि ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से वो पास कर सकते हैं जब भी कोई स्टेट नहीं क्रिएट करनी है। इसलिए यूनियन इज अ स्ट्रॉन्गर वन हमारे यहाँ पे, इसलिए यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। स्टेट को बांध के रखता है यूनियन, पावर बहुत है पार्लियामेंट के पास। जब भी स्टेट्स के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन आता है, उनको बनाना है, तोड़ना है, मोड़ना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स। नई स्टेट के लिए अब क्या चाहिए? अब आई होप अब आंसर आता होगा आपको, सिंपल मेजोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ऑप्शन ए, बिहार पीसीएस 2016 में 2 बार आया है ये। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेंट ऑफ, किसकी कॉन्सेंट चाहिए रिक्वायर्ड फॉर द अल्टरिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत किसकी कॉन्सेंट चाहिए या नहीं चाहिए? ए, स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द हाउस इज रिक्वायर्ड। चीफ मिनिस्टर दैट इज रिक्वायर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में। द स्टेट इज रिक्वायर्ड, कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, नो। स्टेट की कॉन्सेंट तो चाहिए ही नहीं है, स्टेट से नहीं पूछा जाएगा, जैसे उसमें था कि जो भी स्टेट इफेक्टेड होगा नहीं पूछा जाएगा भाई। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019, आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, पहले अगर थोड़ी एक्सप्लेनेशन और दिखा दूं आपको। यस, दिस वन। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू फॉर्म द न्यू स्टेट्स ऑन और अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट स्टेट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट के बिना भाई उसका नाम बदल दिया जाएगा या उसकी बाउंड्रीज को छोटा कर दिया जाएगा, ये सब होगा। ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से पहले सिफारिश, रिकमेंडेशन चाहिए, उनकी सिफारिश के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते ऐसा बिल आप। और आगे क्या है? एंड बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब राष्ट्रपति से पार्लियामेंट पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेगी, सिफारिश लेगी, और राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो जिस स्टेट का भी ये नाम या बाउंड्रीज बदलने वाली हैं उसके स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब उनकी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा, विधान परिषद, उनको रेफर करेंगे उस बिल को, कि और उनसे उनके व्यूज़ मांगेंगे कि आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। ये नहीं कि आज राष्ट्रपति ने दिया कि हाँ जी मध्य प्रदेश को भेजा कीजिए, आप में से छत्तीसगढ़ बनाने की बात हो रही है, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं क्या कोई आपत्ति है, क्या आपके इसके बारे में विचार हैं। आज भेजा, पता लगे 2 साल तक उसको मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा लेके बैठी, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा, उस पीरियड के अंदर अंदर उनको अपने व्यूज़ देने पड़ेंगे। आगे इंपॉर्टेंट चीज़, नोट दैट the president या parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them even if views are received in time। और अगर मान लीजिए उनको टाइम किया था भाई आपने 1 महीने में 30 दिन के अंदर अपने व्यूज़ देने हैं फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने 15 दिन के अंदर अपने व्यूज़ दे दिए,
लेकिन अब राष्ट्रपति या पार्लियामेंट दोनों बाउंड नहीं है उन व्यूज़ को मानने के लिए, बाध्य नहीं है उनके लिए, ठीक है, चाहे वो टाइम पे ही व्यूज़ आ गए हों, उसको मान भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे फिर व्यूज़ देने का फ़ायदा क्या हुआ? वो इसलिए है कि अगर कोई जेन्युइन व्यू है तो उसको कंसिडर करेगी पार्लियामेंट, उस पर विचार करेगी, उसमें मॉडिफिकेशन करेगी, जो भी वो करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली देश को जोड़ के रखना है, तोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, ऑप्शन का आंसर दिख गया आपको, यूपी पीसीएस 1995 का। ए प्रेसिडेंट, बी लेफ्टिनेंट गवर्नर, सी होम मिनिस्टर, डी एडमिनिस्ट्रेटर। 4 ऑप्शंस हैं। यूटीज को कौन उनका प्रशासन चलाता है? ए द प्रेसिडेंट। अब बी भी आप लगा सकते हैं आंसर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इसके एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि राष्ट्रपति करते हैं थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। जैसे अगर पिताजी घर का संचालन करें, हो सकता है बेटे को ये ड्यूटीज़ दे दें कि आपने ऐसे करना है, आपने घर का राशन लेके आना है भाई, तो वो उनके थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन हेड कौन है भाई? वो पिताजी की चलेगी। वो पिताजी यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बेटे हैं। एनालॉजी समझ में आई? तो खाम की ट्रिक्स फालतू वाली हम नहीं करेंगे, अलग से कंफ्यूज नहीं होंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239(1), 239 एक आर्टिकल कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग। जो भी राष्ट्रपति उस टाइम पे हैं तो वो पार्लियामेंट में लॉ है, हर एक यूटी राष्ट्रपति के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट, जैसा उनको उचित लगे उस हद तक, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम, जो उनके द्वारा ही अपॉइंटेड होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, विद सच डेजिग्नेशन एज ही में स्पेसिफाई। और उसको क्या ओहदा मिलेगा, डेजिग्नेशन क्या मिलेगा, जैसा वो स्पेसिफाई करेंगे। और वो यूटीज में जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अगर चलती हैं तो ए आई एम सॉरी, assertion 13, assertion India is not a union. Reason are, union parliament has the power to alter the area boundary and name of any state even without its consent. पहली असर्शन कथन है भाई भारत यूनियन नहीं है, पहला गलत हो गया, मुझे नहीं लग रहा कुछ इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। इंडिया भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, गलत हो गया भाई। यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बदल सकती है बाउंड्री स्टेट की कंसेंट के बिना। ऊपर पूरी राम कहानी आपको बताई है, तो अभी आप पूछेंगे नहीं कि सीता मैया कौन है, तो इसीलिए आंसर आपको क्लियर होगा। ये 4 ऑप्शंस ए और आर ट्रू है, आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए एंड आर आर ट्रू बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, डी ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन इज डी इज द आंसर, क्लियर कट। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, रिपीटेड वन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब प्रावधान नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नई स्टेट्स बनाने के लिए कौन सा नहीं है? ए इंक्रीज द एरिया, एरिया बढ़ा सकते हैं स्टेट का। बी डिमिनिश द एरिया, एरिया कम कर सकते हैं। सी ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं भाई। पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से ओडिशा, नेम बदला है भाई। डिमिनिश द एरिया, एरिया कम कर दिया गया। अगर मान लीजिए पंजाब था, पंजाब में से पंजाब हरियाणा हिमाचल बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से झारखंड बन गया, डिमिनिश हो गया, कम हो गया। इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी दो को मिला के एक भी बनाया जा सकता है, ऐसा मेरे ख्याल से इंडिया में, मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा, शायद आपके अगर ध्यान में आए तो कमेंट जरूर करें, मेरी भी इंफॉर्मेशन को कुछ ऐड करें, जानो कि स्टूडेंट्स में कितना दम है। ए स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। अब ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, डी इज द आंसर। 3 ऑप्शन तो सही थी। स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, क्या स्टेट यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर सकता है? ये कह रहे हैं गलत है, देखते हैं भाई कैसे गलत है। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। ये सारी वही है कि सारी चीजें कर सकते हैं। बट एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ आर्टिकल 3 क्लियरली सेज दैट इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, कि स्टेट इंक्लूड करता है यूनियन टेरिटरी को। मतलब जैसे वो स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरी की भी चेंज कर सकते हैं, किसी यूटी को बना भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में से अभी जम्मू, पहले जब इंडिपेंडेंट, पहले देश मतलब भारत के अंडर, यूनियन के अंडर लाया गया, बाद में उसमें से 2 यूटी बनाई गई, जम्मू
और उधर से जे.एंड.के की टेरिटरी और आपकी यूटी, दूसरी लद्दाख, तो 2 यूटीज बन गई। तो है भाई, बना सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब क्लॉज ए टू ई में क्लियर है कि जैसे स्टेट के वर्ड के अंदर यूटी भी इंक्लूडेड है। अब अगला क्या कहता है ये, इंक्लूड यूटी बट इन दी प्रोविजन, जो प्रावधान दिया गया है स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूटी। मतलब क्या है इसका, कि जैसे आप स्टेट के लेजिस्लेचर को रेफर करते हो, राष्ट्रपति पहले रिकमेंडेशन देने से पहले रेफर करते हैं वहां के स्टेट लेजिस्लेचर को, लेकिन जब यूटी की बारी आएगी तो यूटी के स्टेट लेजिस्लेचर को या उनके लेजिस्लेचर को रेफर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली यूनियन चेंज कर सकता है। दिस इज द मीनिंग। यहां पे ये था कि स्टेट में इंक्लूड यूटी, नहीं कर सकता भाई, क्योंकि स्टेट को के कानून को जैसे रेफर किया गया, मध्य प्रदेश को भेजा गया छत्तीसगढ़ बनने से पहले, बिहार को भेजा गया झारखंड बनने से पहले, ऐसे ही जब जम्मू कश्मीर को भेजा जाता, लेकिन तब तक भारतीय गवर्नमेंट ने 2019 में 370 हटा के धारा उसको भारत सरकार यूनियन के अंडर ले लिया कंट्रोल। और जब यूनियन के ही अंडर है तो फिर भाई अपने से खुद से थोड़ी पूछेंगे। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और मैं आपके अंडर हूं, तो आप मेरे से कुछ, मेरे बदलाव, मेरे रिगार्डिंग कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो मेरे से पूछेंगे कि आप कहीं इफेक्ट ना हो। लेकिन आप खुद ही उसके मालिक हैं तो क्या पूछेंगे। अब भारत सरकार जब खुद ही रन कर रही है तो उस टाइम स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मीनिंग नहीं है, वो तो भंग है, डिसॉल्व हो चुका है, नहीं चल रहा है, तो किससे रेफर करेंगे। इसलिए वहां पे यूटी बना दी। और जब अकेली किसी और यूटी की बात करें तो यूटी में उस टाइम राज ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज है तो किसके कानून को रेफर करेंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं लॉजिक से। आगे चलें दोस्तों। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। फिर भी बार बार कह रहा हूं, कोई डाउट्स हैं बिंदास होके पूछें, आई विल आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा पॉसिबल नहीं है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 3 के तहत क्या पॉसिबल नहीं है। ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बी, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, अल्ट्रेशन बदलाव बदल सकते हैं भाई, बिल्कुल बाउंड्रीज बदल सकते हैं, सी में सही है। डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नई स्टेट को एडमिट कर सकते हैं। याद कीजिए पिछली क्लास मैंने हाईलाइट करके बोला था आर्टिकल 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है, कि हम बाहर से ऐड करना चाहें, जैसे हमने सिक्किम को ऐड किया 1975 में, 1975 में, तो वो हमने एक्सटर्नल को ऐड किया, तो आर्टिकल 3 में ये नहीं आता, वो 2 में आता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। उसी भारत की टेरिटरी के अंदर अंदर नया राज्य बनाना, ऑल्ट्रेशन करना, बाउंड्रीज बदलना, छोटी करना, बड़ी करना, ये कर सकते हैं। तो आंसर डी है इसका। इसीलिए आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रोविजन, लास्ट लाइन जो मैं रीड कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स कम्स अंडर आर्टिकल 2। ऊपर 3 वाला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, एंड दिस इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट आपके सामने। नंबर 1, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। ये टर्म यूज की गई यूनियन ऑफ स्टेट्स क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज इंडियन स्टेट्स उनके पास कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है अलग होने का, सेपरेशन का। सेकेंड, एस.के. धार कमीशन हैड गिवन प्रेफरेंस टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जो एस.के. धार आयोग बैठा था उसने प्रेफरेंस दी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को, प्रशासनिक आसानी को, इजीनेस को, रादर देन की लैंग्वेज को, भाषा को, जब स्टेट्स का पुनर्गठन करना था, रीऑर्गेनाइजेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है। 3, कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टभी सितारा मैया वाज नॉट इन द फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वो ये तीनों के तीनों जो कांग्रेस की कमेटी थी, ये JVP, जैसा मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशंस में, स्टार्टिंग में, ब्रीफिंग में, कि रीऑर्गेनाइजेशन की स्टेट्स में भाषा के आधार पर ये भी हक में नहीं थे। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से क्या सही है क्या नहीं है। एंड दिस इज ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, all of the above. So friends, I will wait for your answers and please feedback ज़रूर दें। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर करें, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें और टच में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।